अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का दूसरा पार्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल। तो इस लेक्चर में हम बर्थ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर। पहला पॉइंट कि ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हम दो हमारे दो, वन चाइल्ड नॉर्म्स और इंसेंटिव्स। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो बर्थ कंट्रोल के लिए हमारे पास मेथड्स होगी, बर्थ कंट्रोल की मेथड्स होगी। तो मैंने जैसे ही प्रीवियस लेक्चर में बोला था, मैं गुजराती टर्मिनोलॉजीज और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा और जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो हिंदी और गुजराती रहेगी। तो बर्थ कंट्रोल मेथड का मेन कंसेप्ट क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल का कौन से स्टेप से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और करने का रीजन क्या है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज में कि पुअर पॉपुलेशन को हमको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए पॉपुलेशन को हम ऐसी मेथड को यूज करेंगे और उसके लिए उसकी अवेयरनेस को फैलाएंगे। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है या प्रिवेंशन मेथड बोलते हैं इसको, बर्थ कंट्रोल की मेथड, वो दो टाइप की होती है। बेसिकली दो टाइप की कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड दो टाइप की होगी। मैं पहला टाइप लिख रहा हूँ। पहला टाइप है टेम्पररी। ओके, पहली मेथड है टेम्पररी मेथड और दूसरी जो मेथड है, पहली है टेम्पररी मेथड और दूसरी जो मेथड है जिसको हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं, और सर्जिकल मेथड और टर्मिनेशन और परमानेंट मेथड, जितने भी नाम है उतने लिख देते हैं। टर्मिनेशन मेथड, ओके, दूसरा नाम है इसका टर्मिनेशन, या तो क्या लिखेंगे हम, परमानेंट, परमानेंट मेथड। तो टेम्पररी मतलब इसको गुजराती में जो इफ यूज करे तो इसको हम बोलेंगे हंगामी प्रोसेस, हंगामी प्रक्रिया। और ये जो परमानेंट है मतलब कायमी। ओके, तो ये दो बर्थ कंट्रोल की मेथड है, एक टेम्पररी है और एक टर्मिनेशन मेथड, परमानेंट मेथड, या तो इसको सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही मेथड में कि भाई कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या सर्जिकल मेथड या कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसका एना लक्षणों શું હોય, જેના ગુણધર્મો શું હોય કે એને આપણે यूज करिए। तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसका प्रॉपर्टी, आइडियल प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आदर्श पद्धति कई છે જેનાથી આપણે ગર્ભને રોકી શકીએ। तो पहले तो वो कैसा होना चाहिए, तो कि यूजर फ्रेंडली, बहुत इजीली यूज कर सकते हो आप। दूसरा होगा इजीली अवेलेबल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, एनी टाइम वो इजीली मिल सके। आई होप गुजराती मीडियम के बच्चे समझ रहे हैं। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब ये है कि इसका सक्सेस रेशियो, कि भाई इसको यूज करने से बर्थ कंट्रोल रहेगा। ओके, मतलब गर्भ रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बर्थ कंट्रोल की सक्सेस रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। अब मान लो वो जो आप यूज कर रहे हो वो रिवर्सिबल हो। अब रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे बेटा ये होता है कि इसको यूज करेंगे, लेकिन इसके यूज करने से ऐसा ना हो जाए कि परमानेंट हमको बर्थ कंट्रोल हो जाए। तो परमानेंट मेथड जो होती है ना, वो इस कॉन्ट्रासेप्टिव के इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती है। ओके, कि टर्मिनेशन मेथड और परमानेंट मेथड में बर्थ कंट्रोल जो होगा
वो परमानेंट होता है, इसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। ओके, और मोस्ट ऑफ द चांस है कि उसको आप वापस रिवर्स नहीं करोगे। ओके, लेकिन ऐसा है कि रिवर्स कर भी सकते हैं, तो उसके रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम होंगे। वो आगे मैं मेथड में समझाऊंगा परमानेंट मेथड के अंदर कि उसकी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, बर्थ कंट्रोल भी बोलेंगे इसको, और दूसरा उसको हम बोल सकते हैं बैरियर मेथड। ओके, बैरियर मेथड, अवरोधन पद्धति। तो एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो मतलब ना के बराबर उसके साइड इफेक्ट होने चाहिए, बहुत ही कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। और तीसरा जो है कि जो सेक्सुअल ड्राइव है, मतलब इस पर्टिकुलर बैरियर और कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव्स को या अवरोधन पद्धति को हम यूज करेंगे तो हम वो जो सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर है वो कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर का, मतलब कि शारीरिक उत्तेजना और जो होती है इससे कम नहीं होनी चाहिए, जिससे जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स, संवहन की प्रोसेस आसानी से हो सके। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेथड है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि दो मेथड होगी, एक होगी परमानेंट और दूसरी होगी टेम्पररी। ये जो यहाँ पे दिए हैं, नेचुरल, ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर्स, ओके, बैरियर्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईओडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि कौन सी इसमें से टेम्पररी है और कौन सी परमानेंट रहेगी। तो ये यहाँ पे टेम्पररी और परमानेंट के हिसाब से मैं टी एंड पी लिखूंगा। तो आप, ये है टेम्पररी, ये भी टेम्पररी, ये भी टेम्पररी, ये भी टेम्पररी, ये भी टेम्पररी, और ये जो लास्ट वाली है वो परमानेंट। तो बेसिकली दो मेथड होगी बर्थ कंट्रोल की, अवरोधन पद्धति बेयर से, बेसिक गुजराती में अवरोधन पद्धति बोला है इसको, बैरियर मेथड बोला है, लेकिन उसको हम बर्थ कंट्रोल बोलेंगे, जन्म जन्म नियंत्रण पद्धति। ओके, तो नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड क्या है, बैरियर क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले तो मैं लिख देता हूं कि नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड को गुजराती में बोलेंगे कुदरती पद्धतियों। गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए आसानी रह जाए तो चलिए, तो बैरियर बैरियर को गुजराती में बोलते हैं, ओ तेरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, इसको बोलेंगे अवरोधन पद्धति इन गुजराती, बैरियर को, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को हम बोलेंगे, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और इसको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को गुजराती में बोलेंगे, इंट्रा मतलब अंतर, यूट्राइन मतलब गर्भाशयी, और डिवाइसेस का यहाँ पे यूज होगा मतलब उपाय, आइडियाज। तो IUDs बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है, इसका गुजराती वैसे पता नहीं क्या बोल सकते इसको, लेकिन हम ये हार्मोनल के बेस पे है, तो इसको हम जो आपकी
मॉड्यूल में है उस बेसिस पे लिखा है अंतस्त्रावी पिल्स, दवा, ओके, ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इंजेक्टेबल्स ये भी पिल्स में ही आएगा, लेकिन ये पिल्स नहीं होगा, ये इंजेक्टेबल्स है, मतलब इंजेक्शन जैसा। तो इनको इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये भी, ये दोनों एक ही कैटेगरी में काउंट हो गए। ये ओरल होती है, जबकि इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, अन्य शरीर में दाखिल करवाऊंगा। और पी तो आपको पता है सर्जिकल मेथड होगी, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि सर्जिकल मेथड क्या होगी। तो बेसिकली ये है बर्थ कंट्रोल की प्रोसेस, जिसमें नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर, आईयूडीएस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड, जिसमें सर्जिकल मेथड इज अ परमानेंट मेथड, एंड बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सब काउंट होती है कि टेम्पररी मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड की। ओके, तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या होगा यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले तो मुझे एक कंसेप्ट और भी क्लियर करना है, वो कंसेप्ट में शायद कहाँ पे करूँ, तो एक अपने एक और व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं। हम्म हम्म। तो पहली एक चीज याद रखनी है कि जो बर्थ कंट्रोल है उसका मेन पर्पस क्या हो, कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो दो तीन चीजों से कर सकते हैं। जो पहली चीज है कि आप क्या करो, स्पर्म, ओके, स्पर्म की जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो स्पर्म ट्रांसपोर्ट को ही आप क्या कर दो, उसको प्रिवेंट कर दो। मतलब शुक्र कोश कहाँ तक नहीं जा पाएगा, ओवम तक पहुंच ही ना पाए। मतलब आप प्रिवेंट कर रहे हो, क्या प्रिवेंट कर रहे हो बेटा, फर्टिलाइजेशन। आप फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर दो, सबसे बेस्ट मेथड। या तो आप बर्थ कंट्रोल में मेथड जो जितनी हमने मेथड देखी ना, वो मेथड इस तीन प्रिंसिपल पे काम करती है कि वो या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है कि या तो वो जो एग है, ओके, एग का ओव्यूलेशन जो होता है ना, गुजराती में क्या बोलेंगे बेटा ओव्यूलेशन को, यस वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे अंडपतन। तो एग का जो ओव्यूलेशन है उसको ही प्रिवेंट कर दो, है ना। जब उसको प्रिवेंट कर देंगे, एग आएगा ही नहीं ओविडक्ट में। कहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ओविडक्ट, ओविडक्ट मीन्स बेटा गुजराती मीडियम अंडवाहिनी। कहाँ पे जाना आता है इसको, एम्पुला में, जहाँ पे वो फलन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसको ही रोक दो। तो तो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम देखेंगे, ये यही मेथड पे काम करती है, यही तीन मेथड पे काम करती है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन का प्रिवेंशन करेगी, ओव्यूलेशन प्रिवेंशन प्रिवेंट करेगी। और थर्ड मेथड जो होती है बेटा, वो होती है कि मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है, ओके, अब एम्ब्रियो भी फॉर्म हो चुका है, तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होने दो, ओके, प्रिवेंट कर दो। किसको प्रिवेंट करेंगे भाई, इम्प्लांटेशन को, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ओके डन। तो यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे बेटा, गुजराती मीडियम क्या करेंगे, गर्भ स्थापन ने रोकवान। बेटा समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन को रोकेंगे। तो सबसे पहली जो मेथड है जी, जो है नेचुरल मेथड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था
नेचुरल मेथड। बेटा याद रखना है नेचुरल मेथड में कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखो नेचुरल मेथड में अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ये है बेसिक कंसेप्ट किसका, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। गुजराती में नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड को गुजराती में बोलेंगे कुदरती पद्धतियों, जिसमें हम स्पर्म को एग के साथ फ्यूजन होने में रोकेंगे। चलिए तो कितनी मेथड है, टाइप्स ऑफ नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहला टाइप है जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंसिस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंसिस। ओके, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप कौन सा है बेटा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंसिस। दूसरा टाइप है कोइटस इंटरप्टस, और थर्ड है लैक्टेशन एमनोरिया। ओके, मेनोरिया बोलेंगे, ए मेनोरिया। ओके, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंसिस का मतलब क्या होगा वो भी समझेंगे, कोइटस इंटरप्ट का मतलब क्या होगा, और लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब कि क्या होगा वो भी समझेंगे। लेकिन गुजराती पहले लिख देते हैं, गुजराती वाले मीडियम के बच्चों को भी उनका गुजराती समझ में आना चाहिए। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एब्स्टिन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को, सॉरी मेरा जो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहेगा तो वो आप थोड़ा अवॉइड करना। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को हम गुजराती में बोलेंगे नियत कालीन संयम। नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। दूसरा नियतकालीन संयम। दूसरा होगा क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है हटावी लेवू अथवा समागम अटकावू, समागम अटकावू। ओके, और तीसरा जो है जिसको हम बोलेंगे गुजराती में दूध स्त्रावण दावण, એટલે કે સ્ત્રાવણ और इमेनोरिया। ओके, इमेनोरिया। तो ये कंडीशन, ये तीन प्रोसेस है नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड की, एक एक करके समझनी है। एक एक करके बेटा समझेंगे। पहली मेथड क्या है, पहली मेथड क्या है उसी को देखेंगे ध्यान से। क्या है, नियतकालीन संयम। अब इसका क्या कंसेप्ट है पहले ये समझ ले, इसका डिटेल भी देखना है हमको। सबसे पहले तो ये याद रखो कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस, सॉरी, फ्रॉम डे 10 to 17 द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, ये देखो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मेंस्ट्रुअल फेज था, ये मेंस्ट्रुअल फेज था ये वाला। ओके, फिर मेंस्ट्रुअल के बाद 6 टू, मैं थोड़ा सा इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए व्हाइट बोर्ड पे ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो पहली मेथड कौन सी है बेटा, क्योंकि पहली मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ, पीरियोडिक एब्सेंस और रिदम मेथड। इसको क्या बोलेंगे, रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्सेंस और रिदम मेथड। ओके, गुजराती में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको गुजराती में, अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था गुजराती में इसको, नियतकालीन संयम। तो इस मेथड में क्या होगा, इसको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको बोलेंगे कि हम यहाँ पर टेम्पररी क्या करेंगे, क्योंकि अवॉइडेंस, टेम्पररी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, मतलब कुछ टाइम के लिए आप सेक्स क्या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं करेंगे, ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन होगा।
टेम्पररी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, इसका मतलब क्या होगा कि देखो मेंस्ट्रुअल ऋतुस्त्राव ऋतुचक्રના 3 તબક્કા હોય, हमने पढ़ा था फर्स्ट डे से लेके मैक्सिमम 5th डे। अब इसमें भी मैंने आपको रेंज बताई थी, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज। ये था मेंस्ट्रुअल फेज, ऋतुचक्र, सॉरी ऋतुस्त्राव तबक्को। फिर आएगा 6 डे से 6 to 14 डे। ये जो डेज है इसमें भी मैंने 13 डे तक का बताया था। 6 to 14 डेज, इसको हमने बोला था प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, अब इसमें 14th डे में ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि जो एग ओवरी में है वो ओविडक्ट में आएगा। एंड तो पीरियोडिक एब्सेंस और रिदम मैटर और टेम्पररी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स में ये किया जाता है कि मेंस्ट्रुअल फेज के 3 पीरियड होते हैं, 3 फेज होते हैं। एक होगा जिसको हम बोलेंगे, एक होगा ब्लीडिंग फेज, ये होता है इनफर्टाइल फेज, इनफर्टाइल डेज। कौन से? 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो डेज होते हैं तब एग होता है ओवरी के अंदर, एग ओवरी में होगा। ओके, और 11 से लेके 12, 13, 14, 15 और 16, इतने डेज में चांसेस है कि जो एग होगा वो ओविडक्ट में होगा। तो इस डेज को आपको क्या करना है, इफ आपको एम्ब्रियो आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो तो ये डेज में आपको इंटरकोर्स या संवहन की प्रोसेस करनी होगी। और आपको बर्थ कंट्रोल रोकना है तो इस पीरियड पे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। फिर ये एक इनफर्टाइल फेस है और ये एक इनफर्टाइल फेस है। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, उसमें चांसेस है कि बर्थ कंट्रोल रहेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये चीज रखनी है याद। अब इसमें एक कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है कि आफ्टर ओव्यूलेशन, अंडपतन पची जो ओवम होता है सेकेंडरी ओसाइट, वो ओवम मैक्सिमम 1 to 2 डेज, 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन ही जिंदा रहेगा। तो मान लो 14th डे ओव्यूलेशन का है तो 14 के बाद 15th एंड 16th डे और 17 को भी हम मान लेते हैं कि शायद ये डेज भी हो सकते। तो ये मोस्ट प्रोबेबल डेज है, मतलब मैक्सिमम चांस है कि इस डेज में जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इस डेज में एम्ब्रियो और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस डेज को आपको क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं, ये डेज भी अवॉइड करना है। अब तुम बोलोगे सर 14th है तो 14 से पहले 11, 12, 11, 12 एंड 13, 11, 12, 13वां दिवस के हम आप अवॉइड करिए। तो ये जो 14th डे हमने बोला है ना, कहीं कहीं पे ऐसा है कि इसकी इरेगुलरिटी होती है कि ओव्यूलेशन जल्दी भी हो सकता है, कहीं पे 11th 12th। तो ये ऐसा है कि 14th डे के आगे के 3 डेज और 14 के पीछे के 3 डेज, तो ये जो वीक है कंप्लीटली आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, जिससे क्या होगा कि बर्थ कंट्रोल हो सकता है। तो ये है पीरियोडिक एब्सेंस और टेम्पररी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। ओके, जिसको हम बोलेंगे गुजराती में, क्या बोलेंगे इसको, तो गुजराती में इसको बोलते हैं
नियमित कालीन संयम। ओके, एक समय, एक पीरियड जो फर्टाइल पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल फेज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें इस पीरियड को आप अवॉइड करो तो बर्थ कंट्रोल होगा, ऐसा आपको समझना है। तो एक तो ये एक एक कंडीशन मैंने बता दी। दूसरा क्या होता है कि स्पर्म्स, और ये एक चीज, ये भी फैक्ट पता नहीं अप्लाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक फैक्ट आपको याद रखना है कि स्पर्म की सर्वाइवल कितने दिन की होगी। क्योंकि स्पर्म की जो स्पर्म जो सर्वाइव करता है ना, स्पर्म भी कितने दिन सर्वाइव करेगा, 3 डेज, 3 डेज सर्वाइव करता है। बेसिकली यही है कि 1-2 दिन, मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन के 1-2 दिन के बाद इफ स्पर्म यहाँ पे एंटर नहीं करेगा तो चांसेस है कि ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्कार्ड नहीं होगा, लेकिन ये फर्टाइल नहीं रहेगा प्रॉपर। और स्पर्म्स आपको डिस्टेंस रखना है इन बिटवीन। तो ये एक मेथड है, नेचुरल मेथड। अब दूसरी नेचुरल मेथड क्या है, जिसको बोलेंगे कॉइटस इंटरप्ट। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम विड्रोअल मेथड भी बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि विड्रोअल मेथड। अब इसको विड्रोअल मेथड क्यों बोलेंगे, तो इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब इजैक्यूलेशन का टाइम होगा और पेनिस इंसेमिनेशन को, जब मान लीजिए कि जो पेनिस है वजाइना में एंटर हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब एक कंडीशन जो इजैक्यूलेशन की होती है, इंसेमिनेशन की होती है, वीर्यदान, उस पर्टिकुलर टाइम पे पेनिस को वजाइना में से रिमूव करके इंसेमिनेशन और इजैक्यूलेशन को आप वजाइना के बाहर करेंगे। ये प्रोसेस होती है कि मेल विड्रॉ करेगा अपने पेनिस को फ्रॉम दी वजाइना। कब, क्योंकि जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन के तुरंत पहले ही वो पेनिस को वजाइना से रिमूव करेगा। श्रीकृष्ण योनि मार्गમાંથી સ્ખલનના તરત જ પહેલા બહાર કાઢી લેવું, વિથડ્રો कर लेना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉइटस इंटरप्टस। ओके, और गुजराती में बोलेंगे समागम अटकाऊ। ओके, तो ये एक प्रोसेस है। और दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको हम LA और M भी बोलेंगे। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल क्या होता है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, क्योंकि ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन, बहुत ही ज्यादा लैक्टेशन की, क्योंकि बेबी बॉर्न हुआ होगा उसके बाद लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसको हम दुग्धकार भी बोलेंगे, गुजराती में दुग्धकार। तो वो जो लैक्टेशन पीरियड है, उस लैक्टेशन पीरियड की वजह से बेबी का मिल्क प्रोडक्शन में, बेबी के लिए मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा इंटेंस मिल्क प्रोडक्शन होता है। उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ये जो मेथड है वो कब तक इफेक्टिव रह सकती है, तो कि चाइल्ड बर्थ से, मतलब बाળકના જન્મથી લઈને 6 मंथ। ओके, 6 मंथ। तो ये है लैक्टेशन पीरियड, 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, तो ये प्रोसेस ये याद रखना है। लैक्टेशन एमनेरिया में क्या होगा कि जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, और 6 मंथ के 6 मंथ तक चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये इसमें ऐसा 100% रेशियो नहीं है, लेकिन ऐसा अवॉइड हो जाता है। आई होप कि आपको तीनों नेचुरल मेथड सही से समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। अब जो सेकंड मेथड जो होगी इसके बाद, जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। अब मैंने यही सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर किए कि अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17,
ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टाइल पीरियड, ये रहा फर्टाइल पीरियड, इसको अवॉइड कर दीजिए। फिर कोइटस इंटर विड्रॉल बोलते हैं इसको, हमने बोला विड्रॉल पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। गुजराती मीडियम के लिए स्टेटमेंट कैसा होगा कि पेनिस को શ્રીષ્ણને વજાઇનામાંથી સ્ખલનથી પહેલા કાઢી લેવું જેથી વીર્યદાન ન થાય। इंसेमिनेशन का मतलब होगा कि स्पर्म इजैकुलेट होते हैं इनटू द वजाइना, वो प्रोसेस अवॉइड करनी है। और थर्ड प्रोसेस जैसे मैंने बोला आपको लैक्टेशनल एमेनोरिया, इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्ट्यूरेशन आफ्टर बर्थ, और यहाँ पे लिखा ही है 6 मंथ फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन। तो ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। इट हैज नो साइड इफेक्ट बट चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये तीनों प्रोसेस में चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, 100% गारंटी नहीं है। चलिए अब बात करेंगे बैरियर की। बैरियर को गुजराती में बोलते हैं अवरोधन पद्धति। अब ये जो बैरियर है वो फिजिकल बैरियर भी होते हैं, तो इसको फिजिकल बैरियर को गुजराती में बोलेंगे भौतिक अवरोधक, अवरोधनों। बैरियर्स में एक ये फिजिकल बैरियर होगा और दूसरा होगा केमिकल बैरियर। ओके, केमिकल प्रोसेस और केमिकल बैरियर। तो भौतिक फिजिकल बैरियर में पहला आएगा कॉन्डोम। ओके, अब यहाँ पे लिखा है देखिए, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो बेसिक इसमें यही है कि स्पर्म को एग तक पहुंचने ना दिया जाए। ओके, स्पर्म અને अंडकोश ने मिलन तथा अटकाव। इसमें कॉन्डोम्स आएंगे, डायफ्राम आएगा। ओके, गुजराती में डायफ्राम को हम बोलेंगे आंतरपटल। फिर सर्विकल कैप्स, गर्भाशयी टोपी, गर्भ टोपी भी बोलते हैं। और वॉल्ट का मुझे गुजराती बेसिक पता नहीं है कि वॉल्ट को क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि भाई सर्विकल कैप मतलब गर्भ टोपी बोलेंगे। तो सबसे पहले कॉन्डोम्स की ही बात कर लेते हैं। कॉन्डोम्स का क्या रोल है। पहले तो कॉन्डोम्स दो टाइप के होते हैं, वो बनते किससे है, तो कि रबर से बनेंगे या लेटेक्स, जो एक टाइप का रबर का ही एक फॉर्म होता है, तो लेटेक्स की सीट से बनेगा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रबर सॉरी कॉन्डोम्स मार्केट में अवेलेबल है। और कॉन्डोम्स जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं वो पेनिस को कवर करेंगे। फीमेल कॉन्डोम जो होते हैं वो वजाइना मतलब योनि मार्ग, सर्विक्स मतलब गर्भाशयનો જે વિસ્તાર છે જેને ગ્રીવા કહીએ છે એને કવર કરે। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो फीमेल कॉन्डोम है उसको हम क्या बोलेंगे, फेमिडोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, फेमिडोम्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फीमेल कॉन्डोम कॉल फेमिडोम्स, फीमेल कॉन्डोम कॉल्ड फेमिडोम्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बैरियर मेथड के अंदर आगे के जो पॉइंट्स है उसमें कॉन्डोम के यही है। अब कॉन्डोम इतना फेमस क्यों है और इतना एक्सेप्टेड क्यों है, उसके रीजंस भी है। लेकिन क्या है, कॉन्डोम्स आर यूज जस्ट बिफोर क्वाइटस। मतलब क्वाइटस का मतलब गुजराती में होगा समागम। समागमना पहला कॉन्डोम ने यूज करवामा આવે છે। फीमेल एंड मेल दोनों उसको यूज करेंगे। कॉन्डोम को गुजराती और हिंदी में क्या बोलेंगे, निरोध बोलेंगे। और निरोध मेल कॉन्डोम को बोलते हैं, तो पॉपुलर कॉन्डोम फॉर मेल। ओके, तो ये नाम दिया है निरोध। रोध, निरोध का मतलब होता है अवरोध, इससे उसका नाम दिया है निरोध। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। तो कॉन्डोम के क्यों कॉन्डोम इतना सक्सेसफुल है, व्हाई कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर। इसका सबसे मेन रीजन है कि कॉन्डोम्स से एसटीडीज और एड्स जैसे जो डिसीज है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे जातीय संक्रमण रोगों, एंड एसटीडीज बोलते हैं इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स। अब होता क्या है कि कोई मेल एंड फीमेल को इन्फेक्शन है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मान लो कि विदाउट कॉन्डोम क्वाइटस और इंटरकोर्स हो रहा है, तो वो पेनिस एंटर होगा वजाइना के अंदर,
अब वजाइना के अंदर जब वो एंटर होगा ना, तो यहाँ पे रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वजाइना में होंगे, या तो पेनिस के पास, या पेनिस की ओपनिंग मतलब जो यूरेथ्रा है वहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिन्हें गुजराती में मूत्रजनन मार्ग कहीશું, तो वहां के इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं एक दूसरे में। तो उसमें एड्स एक बहुत ही सीवियर डिसीज है जो हो सकता है, और बहुत सारे दूसरे भी एसटीडीज है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्डोम एक बैरियर की तरह, एक प्रॉपर बैरियर की तरह यूज होता है, जिसमें ये होगा कि ऐसा इस तरह का ये डायग्राम होगा, और जो भी इजेकुलेशन होगा वो यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो वजाइना में एंटर नहीं होगा। और ये जो है इसको ही हम बोलते हैं फेमिडोम्स, फीमेल कॉन्डोम। तो ये फीमेल कॉन्डोम है और ये है मेल कॉन्डोम। ओके, मैंने जैसे बोला मेल कॉन्डोम यूज होता है मेल पेनिस में, और फीमेल कॉन्डोम यूज होता है फीमेल की वजाइना और सेर्विक्स को कवर करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें भी फेलियर के चांसेस है इफ मान लीजिए, क्योंकि ये रबर का है, लेटेक्स का है, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स और क्वाइटस ये फट सकता है, टूट सकता है। जब टूटेगा तो चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इसके भी फेलियर के चांसेस है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ यूज करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। हमको करना है बर्थ कंट्रोल। ओके, तो ये बर्थ कंट्रोल के लिए बेस्ट मेथड अभी फिजिकल मेथड जो है जो यूज होती है। और इस कॉन्डोम से, फीमेल एंड मेल कॉन्डोम से सेक्सुअल ड्राइव जो होता है, मतलब जो शारीरिक उत्तेजना है वो भी कम नहीं होती है। और वेराइटीज ऑफ कॉन्डोम्स मिलते हैं मार्केट में जो यूज किए जाते हैं। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साइंस पढ़ा रहा हूँ, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बात करेंगे हम। ये हो गया बैरियर, कॉन्डोम क्यों इतना पॉपुलर है। तो एक तो भाई वो एसटीडीज और बहुत ही सारे लीथल डिसीज जिससे मृत्यु हो सकती है, वैसे डिसीज से हमको बचाएगा। दूसरा है इट इज अ डिस्पोजेबल, मतलब यूज करके फेंक सकते हैं इसको, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता भी है। इट कैन सेल्फ इंसर्टेड, खुद यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी मेडिकल एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। फीमेल और मेल खुद अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे फीमेल की और मेल की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, मतलब वो डॉक्टर के साथ वो अपना होता है कुछ मेल और फीमेल डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। तो आगे जैसे आईडीज है उसमें आपको मेडिकल सुपरविजन के अंडर इसको यूज करना पड़ता है, या उसको इंसर्ट करवाना पड़ता है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, बैरियर अवरोध, अभी भी हम बैरियर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस किया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में एक आएगा कॉन्डोम आएगा, और दूसरा आएगा डायफ्राम। डायफ्राम का गुजराती होता है अंतरपटल। सर्विकल कैप्स गर्भ टोपी अथवा तो गर्भाशयी टोपी, गर्भाशयी टोपी। एंड वॉल्ट का गुजराती मुझे पता नहीं, इसका इंग्लिश ही वॉल्ट कैप बोलते हैं इसको, तो इसका इंग्लिश ही आपको याद रखना है। अब इसमें कौन क्या है मैं बता देता हूं। तो 2 मिनट। इसमें ये जो एक चीज है ना, ये डायग्राम है सर्विकल कैप का। ओके, ये जो है इट में बी इट इज, ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन ये हो सकता है वॉल्ट कैप। वॉल्ट कैप मेरे पास डायग्राम है, मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। और तीसरा जो है ये हो सकता है डायफ्राम, या ये भी हो सकता है। डायफ्राम का डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरीके का होगा, रबर कैप होगा रबर की तरह। इस तरीके, इसको हम बोलेंगे डायफ्राम, या तो गुजराती में बोलेंगे आंतर पटल। ओके, फिर ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये सर्विकल कैप है, ड्रॉ नहीं किया, मैं जो बता रहा हूँ। और वॉल्ट होता है, वॉल्ट होता है थोड़ा सा डो और
इस यही है, इसको ही बोलेंगे इस तरीके का। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये होगा वॉल्ट। डायफ्राम ऐसा होगा, वॉल्ट थोड़ा ऐसा होता है। तीनों ही फीमेल में यूज होते हैं। ओके, तो क्या है, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। गुजराती मीडियम इसका मतलब ये होता है कि जो शुक्रकोश होते हैं, इसकी सर्विक्स मतलब ग्रीवा मां एंट्री ने रोक से। ओके, ये एक काम करेगा। यहाँ पे लिखा है रबर से बनता है। ओके, फीमेल में इंसर्ट किया जाएगा, मालामाल दाखिल करवामा उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। एंड कवर द, किसको कवर करेगा बेटा, सर्विक्स मतलब ग्रीवा। एंड कब करेगा, तो कि ड्यूरिंग क्वाइटस। ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मतलब समागम, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। जो बेसिक पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसका डिटेलिंग भी देखेंगे। ये निरोध से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसको हम वापस यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल है। ओके, तो फीमेल इसको यूज कर सकते हैं वापस। अब बहुत सारे ये जो सर्विकल कैप है, ये जो डायफ्राम है, ये जो गर्भाशय टोपी, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट, सॉरी, ये जो वॉल्ट एंड सर्विकल कैप एंड डायफ्राम है, इसमें एक, जैसे देखो, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स होती है। ओके, पेस्टिसाइड्स। ओके, तो जैसे पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स होगा, वैसे इनके अंदर हम एक क्रीम भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पर्मीसीडियल, स्पर्मीसीडल क्रीम। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो स्पर्मीसीडियल क्रीम है, स्पर्मीसीडियल क्रीम, जिसको गुजराती में बोलेंगे शुक्रकोश नाशक क्रीम। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको वजाइना में लगाया जाता है, जिससे शुक्रकोश मर जाएंगे। शुक्रकोश क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसको यूज किया जाता है एज अ, ऐसा है कि जो फोम रिलीज करता है, फोम रिलीज करेगा, गुजराती में फोम ने फीण केवा से। और ये करता क्या है, क्योंकि ये जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म होते हैं, इसकी स्पर्म की जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होगी, उसको ये कम कर देगा। ओके, तो स्पर्म को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये काम करता है, कौन करेगा, स्पर्मीसीडियल क्रीम, जेली, फोम, जिसको बैरियर की तरह यूज कर सकते हैं। एंड इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी मतलब गर्भ निरोधक के लिए यूज कर सकते हैं। गुजराती मीडियम, स्पर्मीसीडियल को हम बोलेंगे शुक्रकोश नाशक क्रीम। और ये क्या करता है, तो कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीज कर देगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीज कर देगा। अब ओके, और ये चीज होगी, ये इसी क्रीम को साथ में ही यूज किया जाता है, किसके, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट कैप के साथ ही, क्योंकि वो होल्ड करके रखेगा। और स्पर्मीसीडियल क्रीम को होल्ड करके रखेगा, जिससे स्पर्म वहां पे आगे बढ़ेंगे नहीं, और वो क्या हो जाएंगे, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन वो मर जाएंगे। ऑक्सीजन प्रमाण ओछू होने कारण मृत्यु पाम से। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले डायफ्राम की बात करें, इट इज अ रबर कैप और कप लाइक स्ट्रक्चर, और ये कवर करेगा, क्या कवर करेगा, एंट्रस ऑफ यूट्रस। ओके, योनि मार्गना प्रवेश द्वार ने कवर कर से रबर कपનું હોય, और ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को एग तक पहुंचने में। ओके, और दूसरा क्या करेगा, कि जब आप डायफ्राम यूज करोगे, तो वो स्पर्मीसीडियल क्रीम को होल्ड करके रखेगा, जिससे स्पर्म वहीं पे मर जाएंगे, वजाइना के अंदर ही। ओके, आगे स्पर्म बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और रिलायबल है, प्रॉपर यूज कर सकते हैं, अच्छा है, रीयूजेबल है। तो ये चीजें
रिलायबल को हम गुजराती में फायदा क्या बोलेंगे, रिलायबल। तो नेक्स्ट होगा सर्विकल कैप। देखो डायफ्राम का मिनी वर्जन को हम सर्विकल कैप बोलते हैं, तो ये डायफ्राम का क्या है, मिनी वर्जन है। ओके, और इसका काम क्या है, तो देखो इसका नाम है सर्विकल कैप। सर्विकल એટલે गर्भाशय કહેવાય, गर्भाशय टोपी। तो ये गर्भाशय को कवर नहीं करेगा, लेकिन किसको कवर करेगा, सर्विक्स को। ओके, तो सर्विक को कवर करेगा ये। गुजराती मीडियम क्या लिखेंगे हम बेटा, हम सर्विक को कवर करना मतलब, सर्विक को कवर करना मतलब ग्रीवा ने आवृत कर से। ओके, तो ग्रीवा को आवृत करेगा ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये भी हो गया एक। हाँ, रिलायबल का मतलब होगा ट्रस्ट वर्थी, विश्वसनीय। गुजराती मीडियम એટલે કે યુઝ કરવા જેવું છે, એના પર ટ્રસ્ટ રાખી શકીએ છીએ। और वॉल्ट कैप कैसा होगा, तो मैंने जैसे ड्रॉ किया ना, इट इज अ हेमिस्फीयर, अर्धगोल जीव, अर्धगोल। ओके, ऐसा अर्धगोल होगा। ओके, और डोम लाइक शेप, प्लास्टिक कप होता है, ठीक होगा, और फिट होता है वजाइनल वॉल्ट में। ओके, मतलब ये पूरे वजाइना को कवर कर लेगा और सर्विक्स को बंद कर देगा, मतलब स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो सर्विक्स है, रुक के 2 मिनट, ये रहा। तो ये पूरे वजाइना में एज अ कप लाइक, इतना डोम लाइक स्ट्रक्चर पूरे वजाइनल कैविटी को कवर करके, अब पूरे वजाइनल कैविटी को मतलब ये थोड़ा सा अंदर का एरिया कवर करेगा, जिससे सर्विक्स ब्लॉक हो जाएगा, स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये हो गई डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ओके, और इसमें हम क्रीम्स, फोम एंड जेली को भी यूज करते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये जो क्रीम होती है या जेली होती है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कैपेसिटी डिक्रीज करेगा, जिससे स्पर्म मर जाएंगे, सुपरकोसो मरी जैसे। चलिए, अब जो नेक्स्ट टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है इसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसिस। इसको गुजराती में क्या बोलेंगे बेटा, तो मैंने आगे लिखा था वैसे ही, आंतर गर्भाशय उपायों। अब मैंने पहले ही बोला था कि पहली जो दोनों ही पढ़े हमने, कॉन्डोम पढ़ा और डायफ्राम के बारे और सर्विकल कैप्स के बारे में पढ़ा, तो वो दोनों पर्सनल यूज कर सकते हैं, लेकिन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मेडिकल सुपरविजन से होता है। तो इसको इंसर्ट किया जाता है, दाखिल करवामा आवे डॉक्टर्स या तो नर्स के थ्रू। कहाँ पर, तो के यूट्रस में। किसके थ्रू, तो के वजाइना से एंटर करके यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाता है। ये रही, ये है आईयूडीज। ओके, अब ये टाइप्स ऑफ आईयूडीज, 2 मिनट। टाइप्स ऑफ आईयूडीज, तो इसमें 3 टाइप की आईडीज होगी बेटा। ओके, एक होगी नॉन मेडिकेटेड आईडीज, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं बिन औषधीय, औषधीय अंतर गर्भाशय डिवाइसेस। दूसरी होगी कॉपर आईडीज, और तीसरी होगी हार्मोन रिलीजिंग आईडीज। अब ये आईडीज का काम क्या है वो देखेंगे। पहला इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आईडीज कैसे यूज होता है। मेडिकल सुपरविजन के अंडर, એટલે કે ડોક્ટર અને નર્સના ગાઈડન્સ द्वारा થાય છે। इसको कैसे यूज करते हैं, तो कि इसको यूज करने से क्या होगा, पहले कहाँ पे एंटर करते हैं, तो इसको यूट्राइन मतलब यूट्रस मतलब गर्भाशय में एंटर करते हैं। ये करता क्या है कि भाई स्पर्म वजाइना से आगे बढ़ेंगे, गर्भाशय में आएंगे, मतलब यूट्रस में आएंगे, तो वो सारे स्पर्म मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस आपने पढ़ा है, 11th वाले बच्चों को भी पता है, 12th वाले बच्चों को भी पता है, इवन गुजराती मीडियम वाले बच्चों को भी पता है। इट इज कॉल्ड भक्षण, engulfment of solid matter। ओके, तो दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म क्या हो जाएंगे, रैप्चर्ड हो जाएंगे, या तो उसको
एंगल्फ किया जाएगा। ओके, और दूसरी चीज क्या होगी, आईडीज क्या होती है, आइडियल मेथड होती है क्या करने के लिए, डिले करने के लिए प्रेगनेंसी को, और स्पेस चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा अभी जन्म हुआ है तो एक बच्चे के बाद 2 साल के बाद दूसरा बच्चा हो, ऐसा कभी कभी होता है ना, अपने आस पड़ोस पड़ोस में होते हैं बहुत सारे ऐसे, 2 साल में एक बच्चा आएगा, उसके दूसरे साल में ही दूसरा बच्चा, तो स्पेस नहीं रहेगा, तो स्पेस देने के लिए, टाइम देने के लिए भी आईडीज को ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की, गर्भ निरोधक में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड जो इंडिया में यूज होती है वो आईडीज है। ओके, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। चलिए, पहला जो है नॉन मेडिकेटेड डिवाइस। ओके, ये क्या करता है और इसके कितने टाइप्स है वो देखेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आईडीज के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे नीट में, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो पहली आईडीज है नॉन मेडिकेटेड आईडीज। ये क्या करता है, ये स्पर्म की जो मोर्टालिटी है, मतलब वजाइना के अंदर स्पर्म जब एंटर होते हैं ना, तो उसकी जो मोटिलिटी, सॉरी माफी चाहता हूँ, मोटिलिटी ने गुजराती में कहवाय चलितता, इसकी स्पीड को कम कर देगा। स्पीड ही कम हो जाएगी यूट्रस में और वजाइना में, तो ये आगे काम नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में ये जो यूट्राइन डिवाइसेस है उसको हम यूट्राइन में, गर्भाशय में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर तो ये स्पर्म वजाइना को तो क्रॉस कर लेंगे, लेकिन यूट्राइन में इसको क्या किया जाएगा, इसकी स्पीड को कम कर दिया जाएगा, जिससे ये कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कि भाई ओविडक्ट तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके दो एग्जाम्पल है, सॉरी एक ही एग्जाम्पल है। लिपेज लूप बोलेंगे, इस तरह का होगा, ये रियल डायग्राम है लिपेज लूप का। तो ये ऐसा एक आता है जिसको फिट किया जाता है गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर। तो ये जो एक एग्जाम्पल लिपेज लूप है आपको याद रखना है, नॉन मीडिएटेड आईडीज का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में, ओके, दूसरी जो डिवाइस होगी जिसको हम बोलेंगे कॉपर रिलीजिंग आईडीज। ओके, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर रिलीजिंग आईडीज। और इसको हम दूसरा एक वर्ड है, देखो एक तो टी शेप का है, ये जो है ना टी शेप के है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर टी। कितने टाइप के कॉपर टी होंगे, पहले तो ये याद रखना है, 3 टाइप है, CuT, Cu7 और मल्टी लोड 375। ओके, गुजराती मीडियम के लिए भी सेम वर्ड और इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम वर्ड होगा। ये 3 टाइप होंगे, एक होगा CuT, Cu7 एंड CuT, Cu7 एंड मल्टीलोड 375। क्लियर। तो ये 3 एग्जाम्पल है, देखो तीनों के डायग्राम भी दिए, मैं ये वाली PDF भी आपको शेयर कर दूंगा। इसको 7 क्यों बोला है, देखो 7 जैसा है ही। इसको टी बोला है क्योंकि टी शेप का है, और इसको मल्टीलोड 375 बोला, इसमें डायग्राम के बेसिस पे नहीं, कुछ और उसके कंसेप्ट को यूज किया है नाम देने में। लेकिन ये तीनों को हम कॉपर टी बोलते हैं, कॉपर टी। CuT मतलब कॉपर टी, Cu7 मल्टीलोड 375। और कॉपर रिलीजिंग आयोडीन्स, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर क्या करता है, कॉपर जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी मतलब चलितता एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा, सप्रेस कर देगा, बंद कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये होगी कहाँ पर, कि ये होती है गर्भाशय में। ओके, तो गर्भाशय में फिट किया जाता है इसको, तो ये रिड्यूस कर देती है किसको, तो के रिड्यूस नहीं करेगी, सप्रेस ही कर देगी मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। मोटिलिटी चलितता, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फलन क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, तो स्पर्म की फलन क्षमता को और जटिलता को खत्म कर देगा, बंद कर देगा। तो ये ही कॉपर टी का फंक्शन है, आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम में आएगा आयोडीज के रिलेटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब जो आएगी वो आईडीज है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, गुजराती में बोलेंगे
तो कि अंतःस्राव मुक्त करती, अंतःस्राव मुक्त करती आईओडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, आंतर गर्भाशयी उपाय। ओके, तो चलिए इसमें आपको नंबर भी याद रखने, जो नॉन मेडिकेटेड है वो फर्स्ट नंबर की आईडी हुई, फिर सेकंड नंबर की कॉपर वाली, और थर्ड नंबर की होगी हार्मोन वाली। ओके, तो प्रथम मतलब फर्स्ट नंबर प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम एंड तृतीय क्रम, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में शायद आ सकता है कि कौन सी फर्स्ट रैंक वाली है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड है। ओके, तो थर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल कौन सी होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें याद रखना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक बच्चे का कहीं पे क्वेश्चन होगा कि सर ये फेगोसाइटोसिस कौन करता है। देखो मैंने फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था ना, तब मैंने बोला था कि बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे वहां पे, क्या हो जाएंगे, फेगोसाइटोसिस से मर जाएंगे, उसको मार दिया जाएगा। तो वो वाला अमाउंट जो मरने की अमाउंट है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मैंने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे समझाया था, वो पॉइंट आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन के पॉइंट याद है बस, उसमें जैसे बहुत सारे मिलियन ऑफ 300 हमने पढ़ा था ना कि 2 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे स्पर्म मर जाएंगे ड्यू टू द स्पर्म वहां पे किल होंगे, उसको मारा जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं WBCs, याद है मैंने बताया था। हाँ बस, यस यस यस, बस तो वही पॉइंट था जो आपको वहां पे कवर करना था। आई थिंक आपको यूटेराइन डिवाइसेस क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग यूआईडीज। अब देखो होता क्या है, ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज जो होती है ना, वो क्या करती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने यही पढ़ा था ना कि जो एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन करता है, यही पढ़ा था हमने। एंडोमेट्रियम क्या करेगा, इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन बेटा, इम्प्लांटेशन को गुजराती में बोलेंगे गर्भ स्थापन। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि ये वाली जो आईडीज है ना, ये वाली आईडीज, वो आईडीज का फंक्शन ये है कि ये अपने में से थोड़े थोड़ा, मतलब थोड़े थोड़ा ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या करेगा, रिलीज करता है हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे किसको, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल को। ये एंडोमेट्रियम वॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो एम्ब्रियो बनेगा भी, फिर भी ये इम्प्लांट नहीं होगा। मैंने सबसे पहले लेक्चर शुरू हुआ ना तभी मैंने आपको 3 मेथड बताई थी, या तो आप फर्टिलाइजेशन रोक दीजिए, या तो आप क्या करिए, या तो आप ओव्यूलेशन को रोक दीजिए, या तो इम्प्लांटेशन को। ये 3 प्रोसेस के बेसिस पे ही हम बर्थ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो हॉर्मोन्स क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल या यूट्राइन वॉल को कैसा बनाएगा, कि कैपेबल ही नहीं होगी कि ये इम्प्लांटेशन कर पाए। ओके, गर्भाशयनी दीवार ने એટલી નિર્બળ બનાવશે કે એટલી પાવરફુલ હશે જ નહીં કે જેથી તે ગર્ભ સ્થાપન કરી શકે। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबको आपकी मॉड्यूल्स में है, आपको मॉड्यूल पढ़ना है अच्छे से। क्लियर, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। कौन से 2 एग्जाम्पल है, प्रोजेस्टेट्स और LNG-20। ये दोनों LNG-20 और प्रोजेस्टार्टर या प्रोजेस्टार्ट्स, तो प्रोजेस्टार्ट स्टार्ट्स, तो ये दोनों आयोडीज जो होती है उसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं वो मैंने जैसे बताया कि गर्भ स्थापन होने नहीं देगा, इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, अनफेवरेबल बना देगा। तो और दूसरा ये होगा कि ये जो सर्विक की जो वॉल होती है ना, इस सर्विक की वॉल को इतना ठीक बना देगा कि जिससे स्पर्म आगे एंटर ही ना हो पाए। ओके, इसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, एक होता है प्रोजेस्टीन करके, मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं आगे डिस्कस करूँ। ओके, तो आपको आयोडीज 3 टाइप की होगी, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी, ये थर्ड हुई। ओके,
प्रथम आयोडीज किसको बोलेंगे? फर्स्ट आयोडीज तो वो होगी नॉन मेडिकेटेड, मतलब कोई मेडिसिन वहां पे कोई ड्रग्स यूज नहीं की जाती, सिर्फ वो मोटिलिटी रिड्यूस करेगी। उससे थोड़ी एडवांस होगी तो कॉपर वाली, जो कॉपर आयन को रिलीज करती है, और कॉपर आयन क्या करेंगे? मोटिलिटी और फर्टिलिटी दोनों को रिड्यूस करेंगे स्पर्म की। एंड हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है? तो उसके दो एग्जांपल मैंने बोला आपको, प्रोजेस्टेसट और LNG-20 आयोडीज। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, એટલે शुक्रकोशों भक्षण। एंड और क्या करेगा? तो कि ये सर्विक में और क्या करेगा बेटा? तो ये याद रखना है कि जो ग्रीवा है, ग्रीवा ये रीजन में उसको हॉस्टाइल कर देना। हॉस्टाइल कर देना मतलब अपहरण, हॉस्टाइल करना मतलब रोक देना, यहाँ से आगे बढ़ेंगे नहीं, गर्भाशय में ही नहीं आएंगे। यहाँ पे ये सर्विक की वॉल इतनी थिक हो जाएगी। आई होप कि आपको तीनों आईडीज पता चल गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल पिल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसको हम ओरल पिल्स भी बोलेंगे, ओरल पिल्स। ओके, ये ओरल पिल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है। अच्छे से वीडियो को देखना है और जहां पे भी डाउट है वहां पे पूछना है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।